हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम सीडीपी की जो थ्योरी की क्लासेस है उसको लेकर चल रहे हैं। तो थ्योरी की क्लासेस के बाद हमने आपको बताया था कि हम आपको जो इसका आपका प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का उसको लेकर चलेंगे। तो आज आपकी जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम लगभग 15 क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद से आप सभी कमेंट करिएगा, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें क्या आपका क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो समझिए कि आपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में पूछा क्या है 1 में कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन 1 है परवरिश की शैलियाँ, ऑप्शन 2 है आनुवंशिक ढांचा संरचना, ऑप्शन 3 है विद्यालय अनुभव, ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत रुचि। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3 सही है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में 2 या 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी में है कि 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी में है कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो आपको यहाँ पर उत्तर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर आपका होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक बच्चा अगर देखिए वृद्धि और विकास, जो वृद्धि और विकास का कारक है अगर बच्चे को प्रभावित करता है, ठीक है, अगर वृद्धि और विकास के कारक बच्चे को प्रभावित करता है तो ये क्या होगा, उसमें परवरिश की शैलियाँ भी आएंगी, आनुवंशिक ढांचा भी आएगा, विद्यालय अनुभव भी आएगा, व्यक्तिगत रुचि भी आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या पूछा है? इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का भी देख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन पूछा है। बच्चों में क्या पूछा है? विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, बी है एक आयामी और रैखिक है, सी है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, डी है कि अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिरे तक आगे, थोड़ा ऊपर कर लेते इसको, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका क्या पूछा है? विकासात्मक परिवर्तन पूछा है। तो चलिए यहाँ पर आप सभी उत्तर बताइएगा कि उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा विकासात्मक परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया हमारा होता है, ठीक है। आर ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये होता है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आया हुआ है, यहाँ पर ये आपका अभिकथन और तर्क पूछा है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हम इन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए क्या है इसमें कि मोबाइल में क्या है कि क्वेश्चन पूरा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन इतना लेंदी है कि पूरा मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं, तो आप सभी बताइएगा। हम आपको अभिकथन बताते हैं और आपको यहाँ पर हम तर्क भी बता देते हैं। अब आप इसमें अभिकथन सही है तर्क सही है तो इसमें से आप हमें आंसर देंगे। देखिए अभिकथन ए है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, यहाँ गुजरते रहेगा, ठीक है। तो तर्क इसका पूछा गया है, तर्क दिया गया है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। क्या आपका बचपन जो है वो सार्वभौमिक और आयामी होता है, ये तर्क है। तो आप सभी बताइएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये आपने देख लिया। अब इसमें से विकल्प आपको चुनना है कि क्या ए और बी दोनों सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ से आप क्या उत्तर देंगे, आप सभी बताइएगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा,
ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों क्या है, गलत हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, आइए हम आपको समझा देना चाहते हैं कि देखिए सभी संस्कृति के बच्चे जो होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी संस्कृति के जो बच्चे हैं वो एक ही तरीके से उनका विकास हो। हमने आपको विकास वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था कि जो विकास होते हैं वो अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न तरीकों से और भिन्न भिन्न चरणों में होते हैं। तो ये सार्वभौमिक नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है, विकास यूनिवर्सल नहीं होता है, ये सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका क्या है, अभिकथन है। तो अभिकथन में आपके क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपको ऐसे ही गलत दिखा, ही हो गया, ही का मतलब आपका ऐसे ही गलत हो गया। समाजीकरण हमने आपको चैप्टर पढ़ाया है, जाकर देखेंगे। हमारा जो समाजीकरण है वो स्कूल में ही नहीं, पहला समाजीकरण किससे होता है, माता पिता से होता है, परिवार से होता है, माता पिता परिवार, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा समाजीकरण जो होता है आपका स्कूल से होता है, समाज से होता है, शिक्षक से होता है, इस तरीके से। तो ये तो ऐसे ही आपको गलत दिख गया। बाकी आइए हम देखते हैं तो इनका तर्क क्या है, इन्होंने ये अपना कथन दिया है, तर्क क्या इन्होंने दिया है, अब आइए देखते हैं। देखिए इसका तर्क इन्होंने ये लगाया है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो देखिए स्कूल जो है द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए एकमात्र आपका आ गया, मतलब ये भी गलत ही है, यहाँ पर ये निगेटिव, ठीक है। हमने आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताया है, पॉजिटिव और निगेटिव, जहाँ ही भी एकमात्र ये सभी आ जाए तो ये क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए अब ऑप्शन में आपको चूज करना है, हमने आपको बता ही दिया, तो आप क्या चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। क्योंकि देखिए केवल स्कूल ही हमारा ऐसा नहीं है जो हमारा समाजीकरण में मतलब कि द्वितीयक समाजीकरण है, बहुत सारे हमारे शिक्षक भी हैं, समाज हैं, बहुत सारे द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। प्राथमिक में आपका परिवार और आपके माता पिता आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5वां होगा, देख लीजिएगा। हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे, नंबरिंग दिखे आपको क्वेश्चन की। देखिए 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसे हम बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, क्या पूछा है कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना, सीमा क्या कर रही है, अपने मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। ऑप्शन ए है उत्तर पारंपरिक स्तर, बी है पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है अमूर्त स्तर, डी है पारंपरिक स्तर। तो बताइए सीमा क्या कर रही है, मिठाई को चुरा कर खा रही है रसोई से, वो डर भी रही है। तो इसमें से ऐसा कौन सा स्तर है, कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है। तो ये किस स्टेज में है सीमा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका वो सही होगा, ये पूर्व पारंपरिक स्तर में है सीमा। क्योंकि ये क्या है कि मम्मी की ये आज्ञा नहीं ली है, उसकी आज्ञा के बिना ये क्या कर रही है, खा रही है। तो ये अपने पूर्व में मतलब कि ये पहले प्री में जा रही हैं। क्योंकि प्री में इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको पहले इस चीज़ के लिए अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा तो इन्हें डांट मिली होगी या इन्हें मम्मी से क्या होगी, सजा मिली होगी, तभी ये उस चीज़ को क्या कर रही हैं, डर रही हैं कि हम दोबारा ये कार्य करेंगे तो हमें फिर से सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी है पुनर्बलन, सी है पूर्वाभ्यास, डी है कलन विधि। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, जो आपका संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। मतलब कौन सा ऐसा फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस है डेवलपमेंट का, पियाजे के द्वारा आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि पियाजे क्या करते हैं, बच्चे क्या अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। सॉरी, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा वो अडेप्टेशन होगा। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान क्या करते हैं, बच्चे एडाप्ट करते हैं। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ लेते हैं, आप सभी पढ़ लीजिएगा। ये है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं, बच्चों में वातावरण के साथ समायोजन की जो प्रकृति होती है वो बहुत सहज होती है और बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन या एडाप्टेशन करते हैं। जो बच्चा होता है पियाजे के अनुसार, बच्चा जो होता है वो चीज़ों को एडाप्ट करता है। पियाजे के अनुसार क्या होता है कि प्रारंभिक जीवन में ही से ही अनुकूलन करने लगता है। बच्चा जो होता है सबसे पहले क्या करता है, एडाप्टेशन करना शुरू कर देता है। तो ये पियाजे के अनुसार है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या आपको जोड़ी मिलाना है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही सुमेल कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये हम आपको दिखा देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। ठीक है, अब सही जोड़ी का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए में क्या आपका है, देखिए सेंसनरी मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संवेदी चालक अवस्था, क्या ये नाटकीय खेल से संलग्न है? तो बिल्कुल नहीं, ये ऐसे ही गलत हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ करता है। जी नहीं, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका क्या आता है कि क्रियाओं का मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम होता है। तो नहीं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी हम देख लेते हैं आपका। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम है। तो ये सही आपका ऑप्शन नंबर डी। जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है वो क्या है, कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको क्या है, डेडिकेटिव थिंकिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या पूछा गया है कि लेवागेस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में, क्या पूछा गया है, लेवागेस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए है संवाद, बी है व्याख्यान मतलब आपका लेक्चर, सी है आपका सजा पनिशमेंट, डी है रिवार्ड या पुरस्कार। तो देखिए जो लेवागेस्की हमारे हैं उनके अनुसार बच्चों में सीखने में सक्षम बनाने के लिए, जो बच्चों को अगर सीखने के लिए हम उन्हें सक्षम बनाना है तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो आपको महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों को अगर सीखने के लिए सक्षम बनाना है तो वाइगोस्की के अनुसार आपका जो संवाद होता है मतलब डायलॉग होता है वो ये बहुत सक्षम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो अंतःक्रिया होता है वो बच्चे के भाषिक विकास में, भाषिक विकास मतलब क्या है आपका, जो बच्चा बोलता है, जो आपका लैंग्वेज उसका है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो उसमें आपके महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक कौन कहता है, ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे कहते हैं, बी है लेवागोस्की कहते हैं, सी है आपके वी.एफ. स्किनर कहते हैं, डी है आपके नोम चॉम्स्की कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप उत्तर बताएंगे। तो देखिए जहाँ भी आपका लेवागोस्की आ जाए, जहाँ भी आपका क्या आ जाए कि भाषिक विकास आ जाए, वहाँ पे आप लेवागोस्की को सही कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े बड़े हैं। 15 के बाद क्वेश्चन 15 से लेकर 30 तक जो आएंगे थोड़े छोटे आएंगे, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि पूरा आ नहीं पा रहा है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ लेते हैं। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि तार्किक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। ऑप्शन एक है कि छवियों में हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। ऑप्शन बी है लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी है वशिष्ठ, पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। ऑप्शन डी है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। अब देखिए क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में क्या शामिल होगा ये पूछा है। अगर आप तर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप तर्क कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा वो सही होगा, हम बता देना चाहते हैं। तर्क करें तो आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, पैटर्न पहचानेंगे, विचारों के बीच क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पूछा गया है, अभिकथन है ये
और यहाँ पर रीजन आपका दिया गया है। देखिए, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर किशोरों की जो जेंडर भूमिका है उसमें आप देखते हैं कि जो विज्ञापन आते हैं आपके टीवी में, फिल्में आती हैं, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो ये सही बात है। इसका हम तर्क देख लेते हैं। तर्क है कि मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ये बिल्कुल सही है। जो हमारी मीडिया है वो हमारे सामाजिकरण की क्या है, प्राथमिक और शक्तिशाली क्या है, संस्था है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। तो देखिए हमने क्या कहा, आपका दोनों सही होगा और व्याख्या भी ये सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर, ए क्या कर रहा है, आर की व्याख्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर फिल्में, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभाव डालती हैं, सही बात है। और उसके बाद मीडिया भी हमारा क्या है, सामाजिकरण का प्राथमिक और शक्तिशाली संस्था है, ये भी है। तो ये इसका क्या कर रही है, तर्क बहुत सही दे रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 तो हो गया आपका। 12 देखते हैं। 12 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, ऑप्शन ए है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का अनुपालन करें, बी है विभेदित निर्देश लागू करें, सी है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, डी है बहिष्कीकरण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो आप यहाँ से इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। देखिए, टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ अ चिल्ड्रेन फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड टीचर शुड। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलो। चलिए उत्तर बताइएगा आप सभी। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहिष्कीकरण जो प्रथाओं का क्या करेंगे हम, अभ्यास करें। देखिए, पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की जो सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो जो प्रैक्टिस करें, किसका, बहिष्कीकरण प्रथाओं का करें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आकलन। आकलन के बारे में पूछा है कि आकलन क्या है। तो ऑप्शन 1 है को अधिगम को दिशा देनी चाहिए। आकलन को देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे कि आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इस पे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। ऑप्शन बी है कि को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी देखते, ऑप्शन सी जो है बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले, बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है कि को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा आकलन है वो बच्चों के सीखने की तैयारी से लेकर आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तभी आप क्या करेंगे, बच्चे को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सिखा सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। ऑप्शन ए है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, बी है सक्रिय और सामाजिक है, सी है परीक्षा उन्मुख है, डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। तो देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अगर आप सीख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा कि वो सक्रिय और सामाजिक आपका होगा। अगर इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, तो ये क्या होगा, इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 15 क्वेश्चन के बाद अगला हम क्वेश्चन कल देखेंगे। 15 से लेके 15 से आपका 30 तक कल करेंगे हम। 15 में भी देखिए आपका अभिकथन और आपका तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन ए क्या हमारा, शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप बच्चे का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या आपको मानकीकृत पाठ्यक्रम या प्रक्रिया का पालन करना चाहिए या नहीं, तो आप यहाँ पर बताएंगे। अब इसका हम तर्क देख लेते हैं। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो तर्क में दिया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देख लीजिए डी होगा क्योंकि आप सभी को पता है ये दोनों गलत हैं। ये क्या है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा।
देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सभी छात्र का वातावरण क्या होता है, अलग अलग होता है। वे अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से भी आते हैं, तो इस प्रकार उनकी समझ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो मूल्यांकन होगा उनके लिए हम क्या करेंगे, मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह कथन क्या है, गलत है। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा अधिगमकर्ता होता है वो अलग अलग गति से अधिगम करते हैं, ये अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो जैसा इसमें आपको पूछा गया है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिगमकर्ता आपका ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीके से सीखे। अलग अलग बच्चे आते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो आप एक ही चीज़ बना देंगे और हर बच्चे को एक ही चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन के बाद देखिए इस 15 क्वेश्चन में आपका ज़्यादातर आपका था तर्क और अभिकथन वाला, तो इसलिए आपको दिक्कत हुआ क्योंकि ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के इसमें क्वेश्चन थे। तो बाकी अब आएगा हमारा 15 से 30 तक थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आप सभी देख लीजिए। 17, 18 और 19, 20, चलिए इसमें सभी छोटे छोटे हैं, आपको पढ़ने में इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल से हम अगली वीडियो को लेकर आएंगे तो उसमें आपको लगभग टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।